हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं दिव्यांशी और आज मेरे साथ इस इंटरव्यू सेशन में जुड़े हैं राजस्थान से दीपक मीना जी, जिन्होंने आरआरबी पीओ 2021 एग्जामिनेशन क्लियर किया है। चलिए सीधी बात करते हैं दीपक जी से और जानते हैं उनका सफर। नमस्कार दीपक जी और स्वागत करती हूँ आपका स्टडी आईक्यू पर। मैम, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं स्टडी आईक्यू टीम को और स्पेशली डॉक्टर गौरव गर्ग सर को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मेरा दो दो बार स्केल 1 एग्जाम निकला है, क्लियर हुआ है उनकी वजह से। हमें बहुत खुशी है दीपक कि हम आपकी सक्सेस स्टोरी का हिस्सा बन सके। और सभी को बता दूं, दीपक ने 2019 में भी आरआरबी पीओ एग्जामिनेशन यूपी से क्लियर किया था और इस बार उन्होंने राजस्थान से क्लियर किया है, जो कि उनका होम स्टेट है। तो दीपक, एक बार फिर ढेर सारी बधाई। थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, थैंक यू क्या सो मच। ग्रेजुएशन रहा है और कैसे बैंकिंग की तरफ आप आए। मेरा नाम दीपक मीना है। मैं जयपुर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ और मैंने ग्रेजुएशन में मैम बीकॉम की है। और मैं पहले 2018 में रेलवे में भी लग गया था मैम, रेलवे ग्रुप डी में। तो तभी से मैं सर को फॉलो कर रहा था, पर एक होता है ना कि मैं तैयारी बैंकिंग की कर रहा था मैम। तो फिर एक कहीं ना कहीं था कि यार बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे में आ गए। तो फिर मैं जॉब के साथ तैयारी कर रहा था, सर के वीडियोस देखता था डेली वाले, और जो भी 300 एमसीक्यू ये सारे। फिर मेरा आरआरबी पीओ प्रीलिम्स निकला। फिर उसके बाद मैं विदाउट पेमेंट हो गया वहां से, मतलब नौकरी मैंने थोड़े दिन के लिए स्किप कर दी, मतलब विदाउट पेमेंट हो गया। फिर मेंस की प्रिपरेशन की, फिर वहाँ यूपी से भी हो गया फाइनली। फिर भी एक होता है ना कि अपने घर जाए, ये है। जॉब करते हुए फिर वहाँ हो गया, वहाँ लगभग 13-14 महीने मैंने जॉब भी की, और जॉब के साथ मैं सुबह शाम सर के वीडियो सुनता था। जैसे वॉशरूम में भी सर जैसे हेडफोन लगा के और फोन चार्ज पे लगाए और मैं वीडियो सुन रहा हूँ, मतलब सर की ऑडियो से ही, मतलब शुरुआत ही सर की ऑडियो उससे होती थी, डेली करंट अफेयर से। तो फाइनली मतलब 21 में भी ये निकल गया मेरा। दीपक, आप जैसे बता रहे थे कि शुरुआत ही आपके दिन की गौरव सर के वीडियो और लेक्चर से होती थी, तो जी मैम। कैसे इट हेल्प यू इन योर एग्जामिनेशन, कैसे इट रिफ्लेक्टेड। आप जैसे बता रहे हैं इट हैज बीन एन इंटीग्रल पार्ट, लेकिन मैं समझना चाहूंगी कि कैसे स्टडी आईक्यू साथ रहा, गौरव गर्ग सर साथ रहे। 2017 में स्टडी आईक्यू को यूट्यूब पे मैंने सब्सक्राइब किया था, तो मैं वीडियो देखता था ऐसे उनके सर के। फिर उसके बाद में 18 में, जब शायद 18 एंड में वो शायद यूट्यूब पे जब वो उन्होंने किया था ना 139 का पेड कोर्स लॉन्च किया था, शायद 19 में किया था, हाँ याद आ गया। तो तब से ही मैं उनकी मेंबरशिप लेके यूट्यूब पे भी उनको रेगुलर फॉलो कर रहा था। और रेगुलर उनकी आवाज से ऐसे लगता था मैम जैसे प्यार सा हो गया है। जैसे आवाज ना सुने तो ऐसे लगता था कि दिन मतलब कुछ अधूरा अधूरा है। तो मैं जैसे यूपी में जब जॉब कर रहा था, तो सुबह मॉर्निंग वॉक जाता था, तो मतलब ब्लूटूथ लगा के कानों में, और ऐसे एक 4-5 किलोमीटर तक जाता था। तो मेरा ये होता था कि एक मंथ के आज 300 एमसीक्यू कंप्लीट करने हैं, या जो भी है डेली वाले, सुबह शाम डेली वाले सुनता था मैं। ज्यादा मैंने देखा कम है, सुना ज्यादा है, क्योंकि टाइम आपको पता है मैम, जॉब करते हुए इतना टाइम नहीं मिल पाता है ना। पर फिर भी बहुत हेल्पफुल रहा है मेरे लिए। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर डॉक्टर गौर, अभी भी मैंने मैम स्टडी आईक्यू के एक तो स्टैटिक वाला कोर्स खरीद रखा है, दो दो फोनों में। मेरी जॉब लग गई, फिर भी मैंने दोस्तों को दे रखा है कि आप देखो। और दो करंट अफेयर्स के भी मैंने परचेज कर रखे हैं, दो करंट अफेयर्स वाले कोर्स भी परचेज कर रखे हैं भाइयों के लिए, इनके लिए। और मैं सभी को बोलना चाहता हूँ कि आप आंख बंद करके एकदम विश्वास कर सकते हो स्टडी आईक्यू पे। मतलब स्पेशली करंट अफेयर्स का, स्टैटिक का, इनका बहुत अच्छा कंटेंट आता है। मतलब जितनी तारीफ करे मैम कम है, रियली। दीपक, मैं समझना चाहूंगी कि आज जितना फ्री कंटेंट है, आपने बताया कि इट हैज बीन एन इंटीग्रल पार्ट और यू बीन एन ऑल प्रेज ऑफ स्टडी आईक्यू, लेकिन इतना फ्री कंटेंट अवेलेबल है, व्हाई डिड यू डिसाइड टू पे फॉर स्टडी आईक्यू एंड गौरव गर्ग सर कोर्स। मैम एक तो देखिए क्वालिटी है, जो एक तो जैसे बाकी जो मैम फ्री वाले हैं वो फालतू की बातें ज्यादा करते हैं। जैसे बीच बीच में कोई मुद्दे पे बात करने लग जाएंगे, वो है पढ़ाते कम है, बातें ज्यादा करते हैं। और डॉक्टर गौरव गर्ग सर है, वो सिर्फ एग्जाम से रिलेटेड बातें करते हैं, मतलब फालतू का कुछ भी ऐसा। जो 15 या 20 मिनट का डेली करंट अफेयर्स का वीडियो होता है उनका, उसमें सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की बात होती है, ना कि कोई अदर किसी भी मुद्दे पे चर्चा होती है। तो और ये सर अपने 20 मिनट के आसपास का वीडियो डालते थे। तो एक टाइम मतलब ज्यादा सेविंग, मतलब कम समय में आप बहुत कुछ पढ़ सकते हो, बहुत कुछ।
दीपक, आपने एग्जामिनेशन को एक बार नहीं बल्कि दो दो बार क्लियर किया है, तो यानी कि जो स्ट्रैटेजी आपने अपनाई है वो डेफिनेटली दैट हैज वर्कड इन द एग्जामिनेशन। तो वो स्ट्रैटेजी अगर आप सभी के साथ शेयर कर दें फ्रॉम द वेरी बेसिक टू एडवांस लेवल, सभी शायद हो सकता है इससे बेनिफिट हो जाए। जी मैम, जैसे सबसे पहले तो उनके जो सर के मतलब जो रेगुलर वाले करंट अफेयर्स आते हैं, मतलब जो डेली वाले आते हैं, वो सबसे मेन है। अगर आपके डेली वाले क्लियर है, अगर डेली वाले को आप अगर सुबह शाम किसी के पास टाइम नहीं भी है तो अगर सुन भी रहा है वो एटलीस्ट, तो भी उसका सुबह शाम सुनो। जैसे 2 टाइम, जैसे दवा लेते हो किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो बोलते हैं ना कि हाँ 2 टाइम लेनी है ठीक हो जाओगे, तो वैसे ही है कि अगर आप 2 टाइम सुबह शाम उसको सुन रहे हो, देख भी नहीं रहे हो, तो भी मतलब काफी हद तक आपकी सारी चीजें रिकवर हो जाए, वो हो जाएगी। और जो ये वीकली वाले डालते हैं और मंथली वाले डालते हैं, क्योंकि जब मैम अगर डेली आपका क्लियर है तो वीकली और मंथली तो उसी से बनेगा ना, तो वो तो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगे मैम। मतलब मल्टीपल रिवीजन करो, जितना ज्यादा सुन सकते हो उतना सुनो वीडियोस को, वो अपने आप याद हो जाते हैं। क्योंकि मैम ये होता है ना, लिखने का भी आजकल टाइम है नहीं इतना ज्यादा, तो इससे अच्छा है सुन लो उनको। सुन के भी काफी कुछ, मतलब मेरे तो काफी अच्छे मार्क्स आए थे सुन सुन के। मैंने तो ना तो लिखा ना कुछ किया, सुन सुन के काम हो गया। और अलग अलग सेक्शंस की कैसे प्रैक्टिस करते थे, वो भी बहुत जरूरी है, तो उसके लिए आप कुछ बताएं। जी मैम मेरा कंप्यूटर स्टार्टिंग से ही अच्छा रहा है, क्योंकि मैंने कंप्यूटर में हार्डवेयर नेटवर्किंग का भी कोर्स किया है। तो मैंने मतलब बैंकिंग में आने का ये भी एक कारण है कि मेरा एक सब्जेक्ट पहले से क्लियर था। तो मुझे लगा कि एक तो क्लियर है, मुझे कुछ पढ़ना ही नहीं उसमें, तो बाकी बचे मैथ, रीजनिंग और जो भी हिंदी इंग्लिश दोनों आते हैं आरआरबी में, तो दोनों कोई सा भी अटेम्प्ट कर सकते हो हिंदी इंग्लिश में से। तो मैंने हिंदी अटेम्प्ट किया था, और जीके में सर के इनसे पढ़ता ही था, ऐप से। और मैथ रीजनिंग के लिए मैं अड्डा से वो जो डेली वाले जो क्यूज आती थी, मतलब उसकी तो मैथ और रीजनिंग तो मैम ऐसा है कि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा होता जाएगा, वो उतना निखार आता जाएगा। बस मैंने प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट देते रहो रेगुलर। वो ये ना मैम, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो बस वो वाली बात है। मॉक टेस्ट कब से देना चाहिए? स्टार्टिंग ऑफ द प्रिपरेशन से ही, या फिर एक लेवल पहुंच जाए? और आप किस तरीके से देते थे? हमेशा कंफ्यूजन रहता है, वीकली मॉक टेस्ट दे, मंथली दे, हर दिन दे। नहीं मैम, पहले स्टार्टिंग में देखो बिगिनर को तो पहले एक बार थोड़ा जो मेन मेन चैप्टर है देख, सिलेबस के बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए कि क्या क्या आता है। रीजनिंग में कौन कौन से चैप्टर आते हैं, जैसे पजल हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट, सिलोजिज्म, या जो जो मतलब सारे चैप्टर है उनका पता होना चाहिए। फिर उनके बारे में बेसिक लेवल से अच्छे से पढ़ लो पहले। वैसे ही मैथ में भी सारे जितने भी टॉपिक है कि बैंक में ये टॉपिक आते हैं, उनको अच्छे से पढ़ लो बेसिक लेवल से एकदम अच्छे से। फिर आपको लगे कि हाँ हमारे क्लियर है, फिर मॉक टेस्ट दो। हो सकता है स्टार्टिंग में कम नंबर आते हैं मैम, सभी के कम आते हैं, पर फिर धीरे धीरे देते जाते हैं, और जो कमियां, मतलब जो गलतियां हुई है मॉक टेस्ट में, उनको सुधार करते हैं, तो धीरे धीरे नंबर इंक्रीज होते जाते हैं, होते जाते हैं, और फिर आराम से एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाते हैं। स्टार्टिंग में देना भी गलत है, कि मतलब तैयारी तो की नहीं और स्टार्टिंग में मॉक टेस्ट दे रहे हैं, तो वो भी थोड़ा सा वो है। एक अच्छी ठीक ठाक तैयारी हो जाए, फिर उसके बाद रेगुलर दो। वीकली तो देना ही देना है एक मॉक टेस्ट, भले एग्जाम है या नहीं है, क्योंकि बैंकिंग ऐसा एग्जाम है, इसमें रेगुलर मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि एक स्वयं का आकलन हो जाता है कि कहाँ स्टैंड कर रहे हैं हम। तो उस हिसाब से फिर पता भी लग जाता है कि कौन से सेक्शन में कितनी तैयारी करनी है, क्या है। क्योंकि मान लो कंप्यूटर में अगर अच्छे नंबर आ रहे हैं, आउट ऑफ 20 मान लो, जैसे 15 18 नंबर आ रहे हैं, तो उसमें कम मेहनत करने की जरूरत है। पर अगर रीजनिंग में मान लो कम मार्क्स आ रहे हैं, तो उसमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। तो जो भी वीक सेक्शन है आपका, उस पर ज्यादा मेहनत करो, तो ऑब्वियस सी बात है धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। दीपक, जब मैं एग्जामिनेशन की बात करती हूँ, एग्जामिनेशन साइकिल को भी मैनेज करना एक आर्ट है कि कैसे प्रीलिम्स आ रहा है, प्रीलिम्स और मेंस के बीच किस तरीके से टाइम है, कैसे रिवीजन करना है, तो आपने उसको कैसे किया, क्योंकि आप तो एक वर्किंग प्रोफेशनल भी थे। जी मैम, मैं मैम जीके को तो हमेशा जीके से हमेशा कनेक्ट रहता था। जीके का जैसे सर के जो डेली वाले हैं, वीकली मंथली, ये उनको सुनता रहता था। उसके अलावा सर ने बीच में प्रैक्टिस के लिए अलग से क्वेश्चन भी लाते थे, वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस उनको भी अच्छे से देखता था, मतलब वीडियोस उनके। तो मतलब करंट अफेयर्स तो आप प्रीलिम से स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि करंट अफेयर्स तो ये है ना 6 महीने का आता है, तो अगर आप पहले से स्टार्ट कर दोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और बाकी मैथ, रीजनिंग और ये प्रीलिम्स के साथ चलेगी ही चलेगी वो तो। और फिर जो रहा कंप्यूटर, ये भी अगर स्टार्टिंग से शुरू कर दोगे तो फिर मेंस में इतना दिक्कत नहीं आएगी।
नहीं अगर बाद में पढ़ते हैं तो फिर थोड़ा दिक्कत आती है, तो थोड़ा थोड़ा सबको लेके चलो, बट मेन फोकस प्रीलिम्स पे ही होना चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स क्लियर होगी तभी तो मेंस देंगे ना, ये भी तो है ना मैम। दीपक, ये तो हमने रिटन स्टेज की बात कर ली। अब हम जो तीसरा स्टेज होता है पर्सनालिटी टेस्ट का, आपने दो दो बार एस किया है, तो उसका थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताएं। मैम पर्सनालिटी टेस्ट तो देखिए कोई ज्यादा इतना लोड लेने वाली बात है नहीं। इंटरव्यू का ऐसा है कि कुछ भी पूछ सकते हैं वहाँ पे। तो मेन मेन जो जिस सब्जेक्ट से आप हो, जैसे किसी ने बीए किया है, बीकॉम किया है, तो जो उसके फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के जो मेन मेन कंसेप्ट होते हैं वो अच्छे से वो कर लो। जैसे अकाउंटेंसी में जैसे गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी क्या है, ये बैलेंस शीट क्या है, प्रॉफिट लॉस क्या है, अकाउंटेंट अगर कोई बीकॉम से है, तो ये चीजें बेसिक बेसिक पूछते हैं मैम वहाँ। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत हायर लेवल की चीजें पूछते हैं। और जो भी करंट अफेयर्स में क्या चल रहा है क्या नहीं है, न्यूज़पेपर आप अगर रेगुलर पढ़ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस ये है थोड़ा सा कॉन्फिडेंस वहाँ डाउन हो जाता है कि हाँ उनको देख के थोड़ा नर्वस हो ही जाते हैं। वो नहीं होना चाहिए, आराम से रिलैक्स होके इंटरव्यू देना चाहिए। कोई वो नहीं कि हाँ नॉर्मल जैसे बात करते हैं, फ्रेंड से बात करते हैं, वैसे इंटरव्यू देना चाहिए तो अच्छा जाएगा। एक चेहरे पे स्माइल रखो, क्यों स्माइल ऐसी चीज है जो आधा काम तो यही कर देती है कि हाँ उनको लगता, अगर डिप्रेशन है भी तो भी वो लगते हैं कि यार ये तो आराम से आंसर दे रहा है, सब ठीक है, तो फिर उनको लगता है कि हाँ, पैनल वाले भी सोचते हैं कि हाँ अच्छा, मतलब एक चेहरे पे स्माइल। और बैंकिंग में मैम ये चीज जरूरी भी है, क्योंकि कस्टमर डीलिंग करोगे आप, तो ये चीज जरूरी है, चेहरे पे स्माइल, वेलकम करना उनका, कस्टमर्स का, ये चीज थोड़ा, तो ये चीज एक इम्प्रेसिव चीज है कि चेहरे पे स्माइल तो होनी ही चाहिए एटलीस्ट। और ऐसा कोई इंटरव्यू में मैम पर्सनालिटी डेवलपमेंट हम शुरू से सीखते ही आ रहे हैं कि मैम ऐसा कोई वो नहीं है कि वो तो सब हो जाता है। ऐसा कोई वाक्या जो आप हमेशा अपने इंटरव्यू से याद रखना चाहेंगे? हाँ मैम, मैं मतलब गुड मॉर्निंग बोलना भूल गया था अभी जब इंटरव्यू में गया था मैं। तो पैनल बैठा था तो मैंने डायरेक्ट ही मतलब चले गया, मैं गुड मॉर्निंग बोलना भूल गया। तो फिर मेरे को थोड़ा वो लग रहा था, फिर उन्होंने मेरे को बोला प्लीज सिट डाउन दीपक। तो अब मैं बैठ गया, फिर मैं सोचा अब गुड मॉर्निंग बोलेंगे तो थोड़ा awkward सा लगेगा वो। तो फिर मैंने इंटरव्यू स्टार्ट किया, पूरा इंटरव्यू दे दिया। पर मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ, 15-16 मिनट चला, बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चनों के मैंने आंसर दिए। तो फिर नंबर भी अच्छे आए। तो वो बोलते हैं ना कि अगर अंत भला तो सब भला, ऐसे कोई वो नहीं है। तो गुड मॉर्निंग कोई मैटर नहीं करता, अगर आपने अच्छे से बताया है ये चीजें। कई बोलते हैं कि हाँ अगर कर देता तो हो सकता था एक आध नंबर ज्यादा आ जाते। मेरे 100 में से आउट ऑफ 90 मार्क्स आए थे। दीपक, जब भी एक एस्पिरेंट जब पर्सनालिटी टेस्ट के लिए जाते हैं तो बहुत नर्वसनेस ऑब्वियसली रहती है, क्योंकि इतने एस्टीम्ड डिस्टिंग्विश्ड पैनल के साथ आप सामने आप बैठते हैं। तो उस जी मैम। कैसे काम कंपोज रहना है एंट्री के समय, किस तरीके से आपका एटीट्यूड होना चाहिए पैनल मेंबर्स को देखने के साथ ही? मैम बस ये है कि ये दिमाग में ये रखो कि वहां जो बैठे हैं ऐसे एज ए फ्रेंड टाइप में ही मान लो उनको। थोड़ा अगर ऐसे तो डर लगता ही है, देखो इंटरव्यूअर को उस हिसाब से देखते हैं। तो क्योंकि अपने को भी ये लगता है ना कि क्या होगा, पता नहीं इंटरव्यू अच्छा जाएगा नहीं, अगर इसके बाद अगर मार्क्स कम आ गए तो फेल हो जाएंगे, अगर अच्छे आ गए तो नौकरी लग जाएगी। तो एक उम्मीद तो मैम होती है, तो वो नर्वसनेस तो थोड़ी बहुत तो रहेगी ही देखो। पर ये है कि अपने आप को अंदर से कि हाँ जो होगा अच्छा होगा, जो मेरे नसीब में लिखा होगा वो मिलेगा। तो ऐसा सोच के अगर आदमी करेगा तो अच्छा ही जाएगा उसका। क्योंकि जो होना है वो तो होगा मैम, जो जो कर्मों में लिखा है वो बोलते हैं ना, कर्म सिद्धांत है कि जो लिखा है वो मिलेगा। तो बस ये सोच के अगर देंगे तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। तो अपने आप फिर। बिल्कुल, वहां काम इन कंपोज रहना है और अपना बेस्ट देना है। दीपक, हम सेशन के जी एंड मैम। में है, सभी को आप कुछ फाइनल टिप्स देना चाहेंगे? मैम मैं मतलब सभी को ये बोलना चाहता हूँ कि देखो फेल पास आते रहते हैं एग्जाम में, जब तैयारी करते हैं तो ये है, जब आदमी कोई साइकिल चलाना सीखता है तो गिरता भी है फिर उठता है। तो तैयारी करते रहिए आराम से। और जब मतलब आपके, जब आप उस सीट के लिए डिजर्व कर रहे हो तो वो अपने आप मिल जाएगी तैयारी कर करके, जो भी है। तो और एक ये बोलना चाहूंगा कि स्टडी आईक्यू पे आप आंख बंद करके विश्वास कर सकते हो और इनकी मेंबरशिप ले सकते हो, इवन पेन ड्राइव कोर्स या जो भी आते हैं सर के। पर मैंने तो करंट अफेयर्स और स्टैटिक वाला तो अच्छे से देखा है, मतलब जितनी तारीफ करे उतनी कम है। तो और सभी को, मेरे भाई और बहनों को, मतलब विश यू ऑल द बेस्ट अपने अपकमिंग करियर के लिए। जो भी स्टडी आईक्यू पे जुड़े हुए हैं सबका सिलेक्शन हो जाए। और आपको भी मैम बहुत बहुत धन्यवाद, और स्पेशली डॉक्टर गौरव सर को बहुत बहुत धन्यवाद
कि उनकी वजह से इतने अच्छे जीए में इतने अच्छे मार्क्स आए और आज हम इस पोस्ट पे हैं। थैंक यू सो मच दीपक, एंड वी आर वेरी ग्लैड कि हम आपकी सक्सेस स्टोरी का हिस्सा बन सके। पूरी टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू दीपक।